आपने बराबर इनको वर्षों तक, लगभग 24 वर्षों तक लगातार राज्यसभा में इन्हें देखा होगा। बहुत ही एक्सलेंट पार्लियामेंटेरियन के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और इस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनकी दाहिने तरफ मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी। आप लोग इस समय टेलीविज़न के पर्दे पर बराबर डिस्कशन करते हुए इन्हें देखते होंगे। ये लखनऊ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या बोलते हैं उसको, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उस यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये रीडर या प्रोफेसर हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूं। वैसे हमसे ये 20-21 साल से जुड़े हुए हैं, बराबर साथ ही रहते हैं हम लोग। त्रिवेंद्र रावत, ये हमारे उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में ये बरेली जोन जो है उसके प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। सुबोध शर्मा जी तो आपके ही बीच के हैं, उनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं। सबसे पहले मैं मित्रों इस पार्टी कार्यालय में अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मकर संक्रांति के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूं। जिस समय गुलयानी जी मंच का संचालन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने मेरी प्रशंसा में बहुत सारे एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स प्रयोग मेरे नाम के पहले अथवा मेरी चर्चा करने के पहले किया जाए। ऐसा मैं नहीं हूं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा चूंकि आजकल हर चीज की कीमत बढ़ रही है, इसलिए गुलयानी जी ने उसी रौ में मेरी भी कीमत बढ़ाने की कोशिश की होगी। और मुझे जानकर खुशी है कि आप चाहते हैं कि इस देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो गुड गवर्नेंस दे सके, क्योंकि आजादी के इन 67 वर्षों में लगातार 55 ईयर्स तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होने के बावजूद भारत का जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए और भारत की जैसी साख, भारत की जैसी विश्वसनीयता बननी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में वह नहीं बन पाई है। भारत में समस्याएं गहरी हुई हैं, गरीबी, बेरोजगारी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस पे। इसके आगे यदि मैं जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी यह कांग्रेस पूरी तरह से फेल्योर रही है। हर फ्रंट पर यह गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल रही है। आज इस देश का हर जागरूक नागरिक यह चाहता है कि हमारा यह भारत देश इस संकट के भंवर से बाहर आना चाहिए। स्वाभाविक रूप से आपकी भी यही सोच है कि आप चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट हो हमारे देश में, गुड गवर्नेंस देने वाली गवर्नमेंट हो और हम अपने देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकें। यह आप सबकी भी एक सोच है। और हमारे जैसा व्यक्ति, वैसे मैं भी फिजिक्स का ही स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स का मैं टीचर रहा हूं और मैं भी इंटरमीडिएट करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई के लिए जाने ही वाला था, बच गया। नहीं, फिर उस समय मैंने कुछ दूसरा सोचा। मैंने सोचा कि एमएससी करने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंपटीशन में मैं बैठूंगा। वैसे इंजीनियर बनने के बाद भी मैं बैठ सकता था, कई इंजीनियर ऐसे हैं, लेकिन उस समय बचपन की सोच थी, इसलिए मैंने उसकी यहां पर चर्चा की है। तो देश इस समय गंभीर संकट की स्थिति में, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट कौन पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है यह आप जैसे लोगों को बतलाने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो 10 वर्षों से काम कर रही है इस देश में, इसके परफॉर्मेंस को भी आप देख रहे हैं।
10 वर्षों से। मैं समझता हूं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट का ऐसा पुअर परफॉर्मेंस नहीं रहा होगा जैसा कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का पुअर परफॉर्मेंस है इस समय। कंपैरिजन के आधार पर भी मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि 6 वर्षों तक बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, वह भी रिजीम आपने देखी है। सेंटर के लेवल पर मैं चर्चा केवल कर रहा हूं, स्टेट के लेवल पर नहीं आना चाहूंगा। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की एक साख बनी थी, एक विश्वसनीयता बनी थी। आप लोग भी जब दुनिया के दूसरे देशों के दौरे पर जाते रहे होंगे तो भारत के प्रति दुनिया के दूसरे देशों में कैसा परसेप्शन बन रहा है, बना है, इससे भी आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे। कह सकता हूं यूएस, अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, उस अमेरिका के प्रेसिडेंट भी जब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करने आए थे, तो वही 2004 तक हमारी इकोनॉमी का जो मोमेंटम था और उसी के कारण जो उनका परसेप्शन बना हुआ था, तो उस समय उन्होंने कहा था, मिस्टर ओबामा ने, भारत इज नॉट इमर्जिंग बट भारत है इमर्ज्ड। यह धारणा बनी हुई थी। इस सेंटेंस का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन आज वह सब पूरी तरह से धूल धूसरित हो चुका है। यह परसेप्शन बिल्कुल समाप्त सा हो गया है। और उस समय के गुड गवर्नेंस के बारे में यदि मैं टेक्निकल सेक्टर में भी मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं आईटी में भी यदि बूम आया, रिवॉल्यूशन आया, तो एनडीए रिजिम में ही इस भारत में आईटी के क्षेत्र में वह रिवॉल्यूशन आया था। टेलीकॉम सेक्टर में भी यदि रिवॉल्यूशन यदि भारत में भी आया तो यह एनडीए रिजिम में ही आया, किसी दूसरे रिजिम में वह नहीं आने पाया था। पोखरण टेस्ट, उस समय दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज के विरोध के बावजूद उस समय के हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे अंजाम दिया, उसमें कामयाबी हासिल हुई। सारी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, फिर भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन विशेषता क्या थी? कारगिल का युद्ध भी हुआ था। गवर्नमेंट एक्सचेकर पर जब कभी युद्ध होता है तो कितना बड़ा बर्डन आता है, उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। पोखरण टेस्ट के बाद इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में महंगाई को नहीं बढ़ने दिया था। यह मैं समझता हूं कि एक अपने में यह रिकॉर्ड है। और इतना ही नहीं, जहां तक मुझे याद है कि लगभग 2000 में, अलवाली जी 2000 ही होगा, जिस समय की एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का भी एक दौर चला था, 99 ऑनवर्ड था। उस ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के दौर में भी भारत की इकोनॉमी को इंटरनेशनल इकोनॉमी से आइसोलेटेड न कर रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस इकोनॉमिक रिसेशन के प्रभाव से भारत की इकोनॉमी को प्रभावित नहीं होने दिया था। यह एक सबसे बड़ी विशेषता थी। कोई यह पूछ सकता था कैसे किया उन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इतना जबरदस्त हैवी इन्वेस्टमेंट किया था, उस इकोनॉमिक रिसेशन का प्रभाव भारत के ऊपर जितना होना चाहिए था, वो इकोनॉमिक रिसेशन का प्रभाव भारत पर नहीं हो पाया। लेकिन आज की गवर्नमेंट, आज के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वैसे हैं बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री माने जाते हैं, लेकिन मैंने कभी कहा था अपने स्पीच में कि भारत में अथवा भारत के विकास के लिए केवल अर्थशास्त्री होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यथार्थ शास्त्री होना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी अर्थशास्त्री नहीं थे, बल्कि यथार्थ शास्त्री थे। और देश को इस संकट में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। अब इसको उबारना है। और सचमुच आप सब आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईएम से जुड़े हुए लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं सचमुच बहुत ही
आज अपने को गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूं आप सभी से मिलकर, बहुत ही गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूं। लोगों की यह धारणा कभी रही होगी कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग ही देश के बारे में सोचते हैं। हो सकता है किसी का परसेप्शन रहा हो, लेकिन हमारे देश का यह जो इंटेलेक्चुअल समुदाय है, सचमुच उसके दिल में भारत के प्रति कितनी तड़पन रहती है, वह यदि किसी को देखना हो तो यहां आकर देख सकता है। मैं यहां अपनी तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सुबोध शर्मा जी यहां बैठे हैं और हमारे कई रुड़की के भी लोग, और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है लगभग आईआईटी, तो यहां पर दिल्ली के आईआईटियंस हैं और हरियाणा के आईआईटियंस हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, चेन्नई के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं और एमपी के हैं, और इंजीनियर्स भी लगभग 10 राज्यों से यहां पर आए हुए हैं। सुबोध शर्मा जी, उनके साथ पूरी एक टीम थी, उसके साथ जब बातचीत हो रही थी तो इन लोगों ने कहा कि साहब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश के लिए हम काम करना चाहते हैं। मैंने उन्हें आज आमंत्रित किया है। और जहां तक लीडरशिप का सवाल है, मैं उसको भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि इस देश का इस समय मोस्ट पॉपुलर लीडर यदि कोई है तो उस लीडर का नाम है नरेंद्र मोदी। और जनता की नब्ज को पहचानते हुए ही पार्टी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है। केवल जनता की नब्ज को पहचानते हुए ही नहीं, उनके परफॉर्मेंस को भी हमने गुजरात में देखा है। चीफ मिनिस्टर मैं भी उत्तर प्रदेश का थोड़े समय के लिए रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है नरेंद्र मोदी जी की परफॉर्मेंस को गुजरात में। कौन इस सच्चाई को नकारेगा कि डेवलपमेंट के मामले में गुजरात में जो काम उन्होंने किया है, आज हमारा वह गुजरात स्टेट इस पूरे हिंदुस्तान का एक मॉडल स्टेट बन गया है, पूरे हिंदुस्तान का एक मॉडल स्टेट बन गया है। लेकिन वैसे व्यक्ति के बारे में जब प्रधानमंत्री जी वैसे सामान्यतः मौन व्रत ही धारण किए रहते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बोला उन्होंने तो कहा कि यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तब तो देश बर्बाद हो जाएगा। जिस गुजरात की जनता ने बम्पर मेजॉरिटी के साथ 3-3 बार जिस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया हो, और जिसके डेवलपमेंट की चर्चा केवल इंडियन कम्युनिटी में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हो रही हो, और उसके बारे में प्रधानमंत्री जी का यह कहना कहां तक उचित है, कहां तक न्याय संगत है, इसके बारे में आप लोग ही फैसला कर सकते हैं। और उस दिन जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के 4-8 दिन पहले हो रही थी, तो मैं सोच रहा था कि कम से कम इस देश के अचीवमेंट्स के बारे में कुछ वो बोलेंगे, अथवा क्या इन्होंने किया है, कोई अचीवमेंट होगा तो उसकी जानकारी देश को देंगे। वैसे मैं यदि सोचता हूं तो मुझे कोई अचीवमेंट इनका नजर नहीं आता है 10 वर्षों में। नेगेटिव है, क्योंकि यदि हम इकोनॉमिक फ्रंट पर ही यदि देखते हैं तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अप्रॉक्सीमेटली 3.4% की ग्रोथ रेट जीडीपी की मिली थी जिसमें शासन में आए थे, और जिस समय सत्ता उन्होंने 6 वर्षों के बाद छोड़ी, उस समय भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 8.4% थी। और उस 8.4% से लाकर आज जीडीपी की ग्रोथ को अप्रॉक्सीमेटली 5% पर खड़ा कर दिया है। नेगेटिव है। यदि उस समय 8.4% जीडीपी की ग्रोथ रेट न रही होती तो आज क्या हालत होती, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। भारत इसमें फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों नियंत्रण के बाहर है, दोनों नियंत्रण के बाहर है, निरंतर बढ़ती जा रही है। बीच में कुछ किन्हीं कारणों से थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन आपको मैं यह याद दिलाना चाहता हूं, उस समय की हिस्ट्री उठाकर दी देखें उस गवर्नमेंट की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही वह शासनकाल था जबकि भारत
करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि भारत करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। मैं अमेरिका गया था आज के कुछ महीनों पहले। वहां मुझसे सीनेट के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने अलग अलग लंच डिनर दिया था। तो सीनेट के लोग जिस समय रात को डिनर पर बैठे थे, तो इस कंट्री की इकोनॉमी के बारे में जब चर्चा होने लगी तो उन लोगों ने ये पूछा, क्या हाल है आपकी इकोनॉमी, तो आपके यहाँ ठीक नहीं है, ये वो 10 तरीके की बातें करने लगे। तो चर्चा करते करते उसमें जब मैंने चर्चा की, उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट की चर्चा की, फिस्कल डेफिसिट की चर्चा की, बढ़ते हुए इंपोर्ट की चर्चा की, यह सब चर्चा की, तो मैंने एक चर्चा की थी। शायद आपको यह भी याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय भारत हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि भारत हमारा करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। तो आपको आश्चर्य होगा कि सीनेट के मेंबर्स ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया, कहा क्या ऐसा भी था भारत में? यह धारणा थी। जॉब अपॉर्चुनिटीज को यदि देखें तो 6 वर्षों में 6 करोड़ 70 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज उस समय क्रिएट हुई थी, और इनके काल में 2004 से लेकर 2010 तक केवल 27 लाख रोजगार जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। मैंने संक्षेप में आपके सामने इकोनॉमिक सिनेरियो उस समय का और आज का क्या है। रुपए की वैल्यू घटती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बादी की ओर जा रहा है, जबकि मैं जानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे यहाँ भारत में जो आइटम्स तैयार होते हैं, उनको जो इंटरनेशनल लेवल पर यदि देखें, वहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो आइटम्स तैयार होते हैं, उससे कॉम्पिटिटिव एज भारत के आइटम्स को ज्यादा है। फिर भी इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और हमारा एक्सपोर्ट घटता जा रहा है। बट नेचुरल करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती जा रही है, एक्सटर्नल डेट बढ़ता जा रहा है, और रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। तो हालत सब मिला जुलाकर ठीक नहीं है। तो मैं तो आज के अवसर पर आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि आपका पूरा सहयोग चाहिए, और केवल वोट देने तक ही नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आपका एक्टिव सपोर्ट चाहिए, आपका सक्रिय समर्थन चाहिए। सक्रिय समर्थन आप सबका चाहिए। सुबोध जी हम मिले थे, इनके साथ कई मित्र थे, हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी रावत के साथ ये लोग आए थे यहाँ पर। तो इन लोगों का कहना था कि कोई एक सेल बना देना चाहिए, टेक्निकल क्यों सॉरी टेक्नोक्रेट सेल बना देना चाहिए, उसमें सारे लोग सम्मिलित हो सकते हैं। तो वैसे इस काम को करने की जिम्मेदारी तो मैं सुबोध शर्मा जी के ऊपर आज ही सौंपता हूं, और उन्हें इस प्रकार से टेक्नोक्रेट सेल के कन्वीनर के रूप में इन्हें नियुक्त करता हूं। लेकिन वो अपने पूरे अन्य राज्यों से भी जिन जिन लोगों को इस टीम में बातचीत करके सभी से सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, को कन्वीनर, यह सब सारी चीज़ों के बारे में फैसला करके और सीधे हम सब आगे बढ़ें। और मैं इतना ज़रूर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के जनरल इलेक्शन में क्लियर मेजॉरिटी हासिल करना चाहती है। क्लियर मेजॉरिटी हासिल करके सरकार बनाएंगे और हम नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इन लोगों ने कहा कि हम लोग अगले महीने कोई बड़ा कार्यक्रम करना चाहेंगे। मैंने कहा जो भी बड़ा कार्यक्रम आप तय करेंगे, सारे देश से डेलीगेट्स जो आएंगे उनका हमारी तरफ से भी स्वागत होगा। और अभी अभी जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, डॉक्टर अशोक सैनी जी, डॉक्टर अशोक सैनी, ये सुबोध जी, ये नाम पढ़ते हैं? क्या आप पढ़ देंगे? आप पढ़ दीजिए। डॉक्टर अशोक सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। The next one is ex-Air Vice Marshal R.K. मोहन। वैसे एक मिनट, वैसे मैं आपको शायद उत्तर प्रदेश के जो लोग होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में जब मैं सीएम था तो आईटी सेल उसी समय मैंने प्रारंभ किया था 2000 में ही आईटी सेल। जो उत्तर प्रदेश के होंगे लोग और उन्हें